तो पता है क्या दिव्यांश, हाईलाइट वगैरह देखी हो तुमने? देख लेना आराम से बैठ के फ्री रहता है। अरे बेटा इतना टाइम नहीं रहता ना, हमने कहा तुम लोगों से पूछ ले जानकारी वगैरह के लिए, नॉलेज के लिए। कोई नहीं इस सीरीज में शतक तक तो नहीं मालूम, डबल दोहरों शतक कहते दिव्यांश, इस सीरीज में कोई ने दोहरों शतक तो नहीं मार दो जो न्यूजीलैंड के साथ हो रही? सुपमन गिल ने मार लो, देख रहे तुम? फेयरवेल भी चल रहा हो, क्रिकेट भी चल रहा हो, और जवाब तक तुम्हें भी पता थी, लेकिन तुम्हें पॉलिटिक्स आ गई, तुम्हें समझन लगी। तुम्हें पता था कि नहीं जवाब? पता ही लगे, पता वही भी ना बताते। कि इसमें क्या बुराई है, क्रिकेट देखने में थोड़ी बुराई है, है लेकिन पूरा पूरा क्रिकेट देखना बुराई है कि बैठ गए और बिल्कुल लगे। हम तो शुरू का देख लेते हो, जब तो हमारा कोई फेवरेट प्लेयर आता तब देख लेते, या वर्ल्ड कप हो रहा हो तब देखते, ये नहीं देखते हम। और वर्ल्ड कप इंडिया जब हार जाता ना तो 5-6 सीरीज तो हम देखते ही नहीं, हमारे नहीं कर देखेगा वहाँ। चलिए, इंडिया के बाद हमारी दूसरी फेवरेट टीम न्यूजीलैंड है, डाउन टू अर्थ, अच्छे खिलाड़ी हैं उसके। चलो ये हो गई। चलो सी देखो, सॉलिड टू गैस हो गया, लिक्विड टू गैस हो गया, अब सीधे सॉलिड टू जा रहे हैं, दैट इज सब्लिमेशन। तो इसके लिए कोई ऐसा पकड़ो पॉइंट जो सबलाइम हो सके। तो आयोडीन ले लो, अमोनियम क्लोराइड ले लो, है ना, कैम्फर ले लो, कोई ऐसा सब्सटेंस लो जिसमें सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। नेफ्थलीन ले लो। नेफ्थलीन का फॉर्मूला बताओ काजल। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल नहीं पढ़ पा रहे भैया। नेफ्थलीन का फॉर्मूला बताओ तिसला। नहीं पता, कच्ची बात नहीं, तुम बताओ नैन्सी। हाँ तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ नेफ्थलीन, तुम बताओ सच्चा, तुम बताओ प्राची, तुम बताओ, तुम बताओ। C10H8, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नेफ्थलीन। I2 solid to I2 gas, this is sublimation. This is also sublimation, दोनों ही सब्लिमेशन है। तो फॉरवर्ड सब्लिमेशन बिकम्स इक्वल हो जाता है बैकवर्ड सब्लिमेशन के। C10H8 गलत हो गया क्या? पर क्रॉस तो चेक करना बनता है, गलत हो भी सकता है। हमने तो ऐसे ही बोल दो जो मन में आओ, क्रॉस चेक जरूर कर लेना। रेट फॉरवर्ड सब्लिमेशन इक्वल हो जाएगी रेट बैकवर्ड सब्लिमेशन की, हैं? वो कह रही है इतना छोटो कैसे हो सकता फॉर्मूला, तो वही तो सब्लिमेशन। दोनों ही सब्लिमेशन कहलाते हैं। हाँ, वाटर में कहाँ सब्लिमेशन पाया, वाटर लिक्विड है वो तो, वाटर में सब्लिमेशन पढ़ लिया। वाटर तो पहले नेचुरली लिक्विड में पाया जाता है ना, सॉलिड के डायरेक्ट वेपर में जाने की और वेपर के डायरेक्ट सॉलिड में आने की प्रोसेस सब्लिमेशन कहलाती है। C10H बेटा, C8H10 नहीं बेटा, C10H8। देखो C10 दिख रहा है तुम्हें बेंजीन रिंग में, दिख रहा है C10 लो, क्योंकि कुछ लोगों को डाउट आ रहा है इसलिए हम दिखा देते हैं जल्दी से। छः तो ये हो गए और 4 ये हो गए C10। यहाँ हाइड्रोजन नहीं होगा क्योंकि 4 हाइड्रोजन बैलेंस ही यहाँ भी नहीं होगा, हाइड्रोजन यहाँ होगा, 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 यहाँ कितना होगा 8 हाइड्रोजन, तो C10H8।
सब्लिमेशन सब में थोड़ी होते बेटा, कुछ स्पेशल सब्सटेंस है जो जनरली हम क्या पढ़ते हैं कि सॉलिड गर्म करने पर हमेशा लिक्विड में आता है, लेकिन अगर सॉलिड सीधे ही गैस में जाने लगे तो सब्लिमेशन कहलाता है। ये हमेशा होता है बिलो द मेल्टिंग पॉइंट। दिस इज कॉल्ड सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। रेट फॉरवर्ड सब्लिमेशन इक्वल हो जाएगी रेट बैकवर्ड सब्लिमेशन। सबलाइन सब्सटेंस अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, नेप्थलीन, है ना, ड्राई आइस, दे ऑल आर द सबलाइन सब्सटेंस। कितने हो गए? 3। और भी फिजिकल चेंज हो सकते हैं और देखते हैं। ठीक है, देखिए जैसे पानी है, पानी को वाटर नमक है, नमक को वाटर में डिजॉल्व करें NaCl, या किसी भी सॉलिड को डिजॉल्व करें तो ये है NaCl सॉलिड और ये है NaCl एक्वस। सॉलिड को एक्वस तक लाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। पढ़ाई थी। तो देखिए किसी भी चीज़ को घोल के उसका सॉल्यूशन बनाना कहलाता है डिसॉल्यूशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिसॉल्यूशन, डिजॉल्व करने की प्रोसेस डिसॉल्यूशन। हिंदी में बोले तो विलेयता, इसको बोलते हैं विलेयता। तो NaCl सॉलिड है, मतलब यहाँ NaCl आपका सॉलिड फॉर्म है, वह NaCl एक्वस है, मतलब NaCl पानी में घुल चुका है। तो NaCl सॉलिड से एक्वस तक ले जाने की प्रोसेस कहलाती है डिसॉल्यूशन। और NaCl को वापस एक्वस से उसके क्रिस्टल फॉर्म में लाना, जैसे सी वाटर से नमक निकालते हैं हम, बड़े बड़े गड्ढों में भर देते हैं समुद्र का पानी, फिर धीरे धीरे करके वो इवेपोरेट होता है तो हमें सॉल्ट के क्या मिलते हैं? क्रिस्टल। अब कैसे पता चला हमें क्रिस्टल हैं? तो जियोमेट्री देखी जाती है। जब भी किसी सॉलिड में पार्टिकल डेफिनेट फॉर्म में अरेंजमेंट हो रहे हैं तो वो हमारे कहलाते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो नमक कैसा सॉलिड है? क्रिस्टलाइन। सभी मेटल क्रिस्टलाइन सॉलिड है। एमॉर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल जैसे प्लास्टिक, इसमें पार्टिकल डेफिनेटली अरेंज नहीं होते। रबड़, इसमें पार्टिकल डेफिनेटली अरेंज। स्पंज, ग्लास, ये हमारे एमॉर्फस सॉलिड हैं या नॉन क्रिस्टलाइज सॉलिड। तो NaCl जब एक्वस से इसमें आएगा तो दिस फिनोमिना विल कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। और ये भी एक प्रकार का क्या है? प्रेसिपिटेशन। लेकिन इस प्रेसिपिटेशन को हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइजेशन। आप घर में कर सकते हो इस फिनोमिना को। नमक को घोलो पानी में और फिर उस पानी को गर्म करो, कुछ समय बाद आना तो आपको उस पर नीचे नमक के पार्टिकल मिल जाएंगे, तो ये प्रेसिपिटेशन हुआ ना। लेकिन इस प्रेसिपिटेशन को हम पर्सनली क्या बोल रहे हैं? क्रिस्टलाइजेशन बोल रहे हैं ना। तो समुद्र के पानी से मतलब जो निकालते वो तो पता है कि नमक है, लेकिन बनता कैसे होगा समुद्र में? समुद्र के पानी से सॉल्ट नहीं आता, इम्प्योर सॉल्ट आता है। NaCl, NaI, ये वाला सॉल्ट हम खाते हैं, जिसमें ये सबसे ज़्यादा होता है और ये होता है बहुत कम। आयोडाइड सॉल्ट कहते हैं, जो हमारे इसको काम आता है। आयोडीन युक्त सॉल्ट कहते हैं ना, तो सोडियम आयोड। इसके अलावा सिल्वर के सॉल्ट भी होते हैं, लेड के सॉल्ट भी होते हैं, टिन के सॉल्ट भी होते हैं। NaCl की और भी दुनिया भर के सॉल्ट होते हैं, NaBr, ये आपके कई प्रकार के सॉल्ट होते हैं। तो ये हाईली इम्प्योर नमक होता है, इसको तो कोई खा ही नहीं जाता था। फिल्ट्रेशन की प्रोसेस लगती होती है, बड़े बड़े प्लांट लगे होते हैं आपके वहीं पर, पूरा प्यूरीफाई होता है इसको। लेकिन वो समुद्र के अंदर बनता कैसे होगा? समुद्र में तो सॉल्ट है, समुद्र का नेचर ही है सॉल्टी हमारी। जैसे कि दही से दही बनता है ना, तो समुद्र का नेचर सॉल्टी है। उसमें इतने मिनरल्स है कि अगर उसमें कोई भी चीज़ जाएगी आपकी तो वो वहाँ जाके सॉल्ट ही फॉर्म करेगी। और समुद्र हमारे अर्थ का अराउंड 70% वाटर है, और 70% में भी सबसे ज़्यादा सागर और महासागर उसी में आपका। तो वो इतना विशाल चीज़ है कि नेचुरली ही एग्जिस्ट कर रहा है कि जितने भी। और इसीलिए समुद्री पानी को बोलते हैं मिनरलाइज्ड वाटर, क्योंकि इसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं।
और ऐसे मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं जिससे आप और वो इतने ज़्यादा हो गए कि जिसे आप पी नहीं सकते। अगर आप समुद्र का 2 गिलास पानी पी लो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके शरीर के बॉडी का फ्लूइड जो है समुद्र का पानी उससे ज़्यादा कंसनट्रेटेड है। तो जैसे ही आप समुद्र के पानी पियोगे आपकी सेल से वो वाटर निकाल देगा। इसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, हिंदी में बोलते हैं जीव द्रव कुंचन, सेल का श्रिंक हो जाना। कौन है भाई वाला? पढ़ा है प्लाज्मोलाइसिस? श्रिंकिंग ऑफ, जो इंजेक्शन लगते हैं वो कौन से लगते हैं हमें? आइसोटोनिक। आइसोटोनिक मतलब उसका कंसंट्रेशन हमारे सेल के फ्लूइड से ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम। अगर कम होगा तो वो सेल के अंदर चले जाएगा, सेल फूल जाएगी, फट भी सकती है, और कम होगा तो वो सेल से फ्लूइड बाहर निकल जाएगा, पिचल जाएगी। तो जो हमें इंजेक्शन लगते हैं उसमें देखना लिखा होगा। क्यों? ये तो 10th में, 9th में थोड़ा थोड़ा सा है आपका। डिफ्यूजन की प्रोसेस भी बताई गई है, ऑस्मोसिस की भी बताई गई है। तो बुक्स में आपको हर चीज़ नहीं मिलेगी, लेकिन टीचर चाहे तो आपको थोड़ा थोड़ा बता सकता है। आपके दुनिया भर के सॉल्ट है, फिर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस चलती है आपकी इन सॉल्ट से। तो आप जो सॉल्ट लेते हो उसमें NaCl भी होता है, थोड़ी बहुत मात्रा में NaI होता है, 90% ही होता है आपका। अब तो और महंगे महंगे सॉल्ट आने लगे। चलिए, ऊपर वाली की डिस सोल्यूशन तो लिख लो यहाँ पर अपने मन से। 10th में ये छोटी छोटी चीज़ें थोड़ी पढ़ोगे, बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ोगे। किस पे? 12th में। तो हर चीज़ लेवल बढ़ेगा ना बेटा उसमें। 12th में तो आप वो भी पढ़ोगे मेडिसिन के बारे में, पर एक लेवल तक पढ़ोगे। फिर उस वही चीज़ आप और जब बड़ी क्लास में जाओगे तो और हाई लेवल पे पढ़ोगे। हैं? अब नीट देखो, तिसला को पक्का है नीट में जाना है। पूछो पूछो। कोर्स पूरा आप करवा देंगे किसको? सर जो हम बोलेंगे सर वो आप करवा देंगे 12th के बाद? बेटा अभी कहाँ की पूछ रहे बेटा तुम? अभी तो पहले तुम ये देखो ना। सर 12th के साथ साथ हम नीट की तैयारी वो तुम्हें वैसे एक ही करा सकता है, उसका नाम है शिक्षा। सर MCQ बेस आपके सर। बेटा इसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप डिजिटल इंडिया में रह रहे हो। आपको हम आपको बता देंगे, आप उन साइट्स को सर्च कर लो, बड़े आराम से पढ़ लोगे। अभी वैसे लेट हो गए तुम, वैसे तुम्हें 11वीं से ही चालू कर देना चाहिए था नीट की तैयारी। ठीक है अब सर अभी तो 20 तारीख से पेपर है, सर जैसे पेपर खत्म होंगे सर हम तैयारी करना। हाँ 11 से ही कर देनी चाहिए। अगर आपको डॉक्टर बननी था तो 11 से कर देते आप। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेंगे चाहे जैसे हो। हाँ तो उसके लिए के बाद से ना करो, आज से करो, अभी से करो। NCERT अच्छे से रीड करो, वही तो सिलेबस है नीट का। नीट का सिलेबस बेटा वो है, लेवल बहुत हाई है। बस थोड़ा एडिशनल टॉपिक्स और है, बाकी 11 12th का ही है। गलत जानकारी दी है जिसने भी दी है। सर मतलब कुछ तो है तो नहीं। 5% आता है नीट पे NCERT के क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में दिए रहते हैं ना। एक्सरसाइज नहीं, हम ये कह रहे थे चैप्टर्स हैं पूरी बुक के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। टॉपिक तो वो फिजिक्स के फिंगर टिप्स है, उसमें जो जितने लेवल के जिस पे 10 पे बुक पेपर में क्वेश्चन आए हैं वो भी दिए हैं बेटा वो 5% है। नीट का और JEE का लेवल भी बहुत है, सिलेबस बिल्कुल सेम है, जो बिल्कुल सेम चैप्टर है। आप नीट का और JEE का सिलेबस उठा के देख लीजिए, 11 12th का पूरा सिलेबस है। लेकिन हवा यहाँ है, क्वेश्चन देखना, एक पूरी बुक्स पढ़ लोगे एक आध दो क्वेश्चन मिलेंगे मुश्किल से। बहुत 5% रेशियो, 5% है ना, 5% रेशियो है NCERT की जो एक्सरसाइज है। या कॉन्सेप्ट तो वही दुनिया में कहीं भी जाओगे कॉन्सेप्ट वही पढ़ाएंगे, जो 11th में हमने पढ़ाया, जो 12th में पढ़ाया वही पढ़ाया। लेकिन जब प्रैक्टिस सेट लगाओगे ना तब आपको पता चलेगा क्वेश्चन कितने घुमा के आते हैं। तो लेवल बहुत हाई है। हालांकि JEE का लेवल तो बहुत ही हाई है, बहुत ही हाई है, नीट से भी दुगना हाई है। जी और टफ हो गया जिसकी 75% केवल थ्योरी में, उसी को बस एडवांस मिलेगा। नीट निकाल सकते हो, नीट निकाल सकते सर JEE के बाद। और नीट भी तुम लोग के लिए अच्छा चांस है। वैसे ये लास्ट ही साल है, इसके बाद फिर रिजर्वेशन हटा दिया जाएगा नीट का। जो एक्स्ट्रा सीटें आई थी ना वो कटने के लिए बोल रहे हैं ना मेडिकल कॉलेज के लिए। दो साल के लिए एक्स्ट्रा सीटें बढ़ाई गई थी आपकी नीट के सिलेबस के लिए। तो इस साल जल्दी से एडमिशन ले लो, निकाल लो।
देखो हो सकता सर है। जो अब तो वो जो मेडिकल कॉलेज में जो सीट बढ़ाई है वो तो सर वो मेडिकल कॉलेज अलग है सर, भारत सरकार की तरफ से सीटें बढ़ाई गई हैं 2 साल के लिए। हम आपको पूरा डेटा बताएंगे, वो एक्स्ट्रा सीटें हैं। जो ट्रेंड चला रहा वो तो हमेशा ही रहेंगे, और मेडिकल कॉलेज और भी बन रहे हैं तो सीटें तो बढ़ेंगी, लेकिन एक्स्ट्रा सीटें बढ़ाई गई हैं, वो अलग चीज़ है ना। 2 साल के लिए मतलब जो भी एडमिशन हो रहे थे उससे कुछ एडमिशन ज़्यादा किए गए थे 2 साल के लिए। अभी आए हैं, एक भाई साहब थे उनके 640 नंबर आए हैं। ठीक है, आप ऐसे जानकारी लेते रहो और उनसे उनको भी पकड़ो जानकारी ले। उनको हम पहचानते ही नहीं सर, वो तो नाम सुना हमने। अभी इसको आप कर लो, फिर हम अगर आपने हमसे ये सब पूछा है तो हम आपके लिए खोज खबर करके देंगे। ये हो गया डिसोल्यूशन। अभी और भी है, और देखो नेक्स्ट देखो, अगला है एलोट्रॉपिक चेंज। एलोट्रॉपिक चेंज जैसे कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन ग्रेफाइट का किस में जाना, कार्बन डायमंड में। सबसे ज़्यादा डायमंड वहीं मिलेंगे जहाँ ग्रेफाइट माइंस होंगी, जैसे गोलकुंडा माइंस कर्नाटका में पाई जाती है ना, वहाँ से बहुत हीरे निकलते हैं है ना। तो सबसे ज़्यादा जो डायमंड आपको मिलेंगे वो वहीं मिलेंगे जहाँ ग्रेफाइट की माइंस होंगी, डायमंड। तो ये दोनों ही एलोट्रॉप है ना कार्बन के। तो कार्बन का जब बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर होता है तो ग्रेफाइट किस में चले जाता है, डायमंड में। और डायमंड को भी ग्रेफाइट में कन्वर्ट किया जा सकता है आर्टिफिशियली, नेचुरली कन्वर्ट नहीं होता है। तो अगर डायमंड की क्रिस्टल स्ट्रक्चर को ब्रेक करके, जिसमें प्रत्येक कार्बन 4 कार्बन से अटैच होता है, उसको 3 से अरेंज करा दिया जाए किसी तरीके से, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिया जाए, तो हमारा डायमंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर्टिफिशियली। ये भी हो सकता है। दिस इज कॉल्ड एलोट्रॉपिक चेंज ना। एलोट्रॉपिक चेंज, दोनों ही एलोट्रॉपिक चेंज है। ऊपर वाला भी एलोट्रॉपिक चेंज है, नीचे वाला भी एलोट्रॉपिक चेंज है। तो रेट फॉरवर्ड एलोट्रॉपिक चेंज, रेट बैकवर्ड एलोट्रॉपिक चेंज। ये बच्चों यहाँ पर फिजिकल इक्विलिब्रियम हमारा एंड होता है। हमारे पन्ना में कृषि विश्वविद्यालय भी खुल गया ना, कहाँ पर खुला है, क्या बोला सर? कृषि विश्वविद्यालय, कृषि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। हाँ अभी न्यू खुली तो पता। हाँ एग्रीकल्चर वाला करना था बेचारे को सर मिला नहीं, ये हाँ ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पन्ना के लिए। पन्ना में अगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, स्कूल बन रहा है पन्ना में, वो क्या कहते हैं मॉडल के बगल में ना, वहाँ पे पूरा काम चल रहा है। मतलब वो उत्कृष्ट विद्यालय का कह रहे हो, हाँ अभी नाम तो नहीं पता। एक्सीलेंस के बगल में, ना एक्सीलेंस मॉडल बाईपास, वो तो है। तो वो तो सी वो दूसरा बन रहा है उसके बगल में। सीएम राइज घोषित हो गया ना। हाँ सीएम अब ये तो और बनने वाले हैं, पीएम श्री विद्यालय भी बनने वाले हैं। तो ये सीएम राइज वाले तो बहुत बड़ा बन रहा है ये। सीएम राइज बहुत अच्छा है, लेकिन सीएम राइज से भी बहुत ऊंचे होने वाले हैं पीएम श्री विद्यालय। हाँ लिखिए दूसरा डालिए केमिकल इक्विलिब्रियम। कोशिश तो चल रही है भारत को ऊपर ले जाने की, और शिक्षा ही वो चीज़ है जो भारत को ऊपर ले जा सकती है। हम सरकार के प्रयासों से संतुष्ट हैं कि सरकार कोशिश कर रही है, बस टीचर उनका साथ दे दे और सरकार टीचरों से पढ़ाई का काम ज़्यादा करवाए, बाकी दूसरे काम तो मज़ा आ जाए। केमिकल इक्विलिब्रियम सेकंड है।
केमिकल इक्विलिब्रियम। और आप लोग अपने आप को काबिल बनाने की कोशिश कर दीजिए आज से ही। ये मत सोचिए कि हम इसके बाद ये करेंगे उसके बाद ये, तो सोचिए ही नहीं। जो करना है आज ही करें। पैसे हैं तो सही उपयोग करें। कंप्यूटर ले लें, टाइपिंग सीख लें, अच्छी हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग सीख लें, MS ऑफिस सीख लीजिए। इतनी काबिलियत आ गई ना आपके अंदर, तो वैसे ही काबिल भी बन जाइए आप लोग, दिक्कत कहीं नहीं आएगी। आराम से पैसे कमाओगे। टाइपिंग बस आ गई आपको तो आप आराम से पैसे, MS ऑफिस सीख लो बढ़िया अच्छे से, पूरा काबिल बनाते जाएं अपने आप को। और वही लास्ट चीज़, वही मेहनती, काबिल हो जाओ, मेहनती हो जाओ, फिर तो कोई चीज़ की दिक्कत ही नहीं है। एग्जिस्ट ड्यूरिंग केमिकल चेंज, ड्यूरिंग केमिकल चेंज। और थोड़ा उठ के सुबह योग हो, एक्सरसाइज, दौड़ो ओड़ो। तो यहाँ एक साइड कर लो मेडिटेशन। घर में कर सकते हो बेटा, सब चीज़ घर में कर सकते हो आप। जाना है तो जाओ, माहौल मिलता है, लेकिन अगर आप में सेल्फ कंट्रोल है तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। उससे चलो सर घर ही में घर की चूचा में अगर कर लिए इसमें सो सकते हो। और एक चीज़ बता दे, नहीं हमारे घर में तो कहूँ चूचा नहीं। हाँ देखो बेटा, अगर चूचा हो रही है तो उसको आप अपने पर्सनालिटी से वो रोक दो, रुक जाएगी वो। आप ऐसा कुछ करो कि आपके पेरेंट्स को या फैमिली को लगे कि बच्चा इतना मेहनत कर रहा है, वो अपने आप शांत हो जाएंगे। तो खुद ही मोबाइल ले बैठे रहते हैं। नहीं, आज के ज़माने में लड़ाई नहीं होती है, बहुत कम, सब डिजिटल। हाँ बातें तो होती है, गप्पे तो होती है। आपका परिवार में इसलिए चूचा जो तुम बोले इसलिए ज़्यादा हो रही है, थोड़ा आपका बड़ी फैमिली है ना, इसलिए ज़्यादा होती है। एग्जिट ड्यूरिंग केमिकल चेंज इन विच old bonds get break while new ones are formed। केमिकल रिएक्शन है क्या, जिसमें एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज बनती है, और जब एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज बन रही है तो वो स्पीसीज में बॉन्ड टूटते होंगे और नए बॉन्ड बनते होंगे। चलो और अच्छे से समझते हैं। एग्जिस्ट ड्यूरिंग केमिकल चेंज इन विच ओल्ड बॉन्ड्स गेट ब्रेक वाइल न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। पुराने बंध टूटे, नए बंध बनते हैं। दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल दें, N2 और H2 की जब रिएक्शन होगी तो NH3 बनेगा, अमोनिया बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ हुआ क्या है एक्चुअली में, N2 के बीच के बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक, और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड क्या होंगे, फॉर्म होंगे। तो पुराने बॉन्ड टूटे हैं और नए बॉन्ड क्या हुए हैं, बने। दिस इज द केमिकल बैलेंस। कर लेना, नोट करो फास्ट। पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड्स बनते हैं, है ना। रिवर्सिबल का साइन लगा देना अगर इक्विलिब्रियम है तो, सब में रिवर्सिबल का साइन लगाना है। अपने स्कूल की एक बच्ची डॉक्टर बन गई, तुम लोग को पता हो तो, गुरुकुल की नंदिता दीदी ऑलमोस्ट डॉक्टर बन चुकी है। उससे तुम लोग करो संपर्क, जिसको डॉक्टर बनना है। अहमदाबाद से डॉक्टर की पढ़ाई की उसने। नंदिता को इतना रुलाया है हमने, इतना रुलाया है। वो भी आगे क्वेश्चन पढ़ती थी, छत पे लगती थी, इतना रुलाया है, इतना रुलाया है, बहुत। तरह तरह लेट हो जाती थी बहुत। उस समय हम बहुत खूंखार टाइप के व्यक्ति थे।
थोड़ी भी लेट हो जाती थी ना, इतनी डरती थी, इतनी डरती थी। शायद तुम्हारे घर पास है, किसके घर पास है? हाँ, तुम्हारे घर पास है। अब तो अहमदाबाद, मंदिर के सामने। घर का घर यहीं है। अब तो अहमदाबाद में है अभी। पूरा नाम कहा था। नंदिता धामी। नंदिता धामी, बिल्कुल। सर एक पन्ने की है, बोन्स स्पेशलिस्ट एम्स शर्मा दिल्ली होगा। में। वही शर्मा होगा। वही धाम के लिए। समझे? आपके स्कूल का एक लड़के का उसमें हो गया, एयरफोर्स में, हाँ, बता रही थी। देवन नगर का है, हर्ष। वो भी यहीं आया है, उसको भी रुलाया है। मैं स्कूल की ये सब बदला ले हैं। वो ऊपर से मिसाइल छोड़े, नन्ना से बेहोशी का इंजेक्शन देते परमानेंट। जसवंत के चुक ज़्यादा ले ली हमने, और भी लगे हैं लाइन में, इकट्ठे बिल्कुल रैली निकलनी है। पटवारी, कलेक्टर, पटवारी तो वहाँ घर ही नीलाम करते हैं। आए एक आध दिन पट्टा टले के नापल लगे। ये हो गया केमिकल इक्विलिब्रियम। डालिए होमोजीनियस, थर्ड डालिए होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। ये केमिकल वस्तु है। हाँ इतनी था, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसा। All reactants and products are in same phase, या सेम फिजिकल स्टेट भी लिख सकते हो, या आप सीधे लिख सकते हो ऑल स्पीसीज आर इन सेम फेज, ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन सेम फेज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल N2 गैस है, जब ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगी तो वो भी गैस है, और जो इससे अमोनिया बनता है वो भी गैस है। तो इसमें सभी कुछ की फिजिकल स्टेट सेम है, तो ऑल स्पीसीज आर इन सेम फेज। तो जिसमें सभी की फिजिकल स्टेट सेम होगी उसको बोलेंगे होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। ठीक है, एंड रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट भी सबकी फिजिकल स्टेट एक सी है। ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन सेम फेज। देखो, पढ़ाई लिखाई करते समय अगर आप एक्टिव नहीं हुए ना तो एक समय बाद पढ़ाई लिखाई रखी रह जाएगी। आपको एक्टिव होना पड़ेगा। जो बच्चा जॉब लग जाती है, हम गारंटी से कहते रहे, हम थोड़ा सा लेट इसलिए होगा क्योंकि हमें किसी ने बताया ही नहीं कि जॉब करनी है, वो हमें अचानक ध्यान आया कि अब करनी है। तो फिर अगर आप लोग 11वीं से चालू हो जाओ जॉब करने की तैयारी, हम गारंटी ले रहे हैं जो बच्चा 11वीं से तैयारी चालू कर दे उसकी जॉब लगेगी ही लगेगी। और अगर किसी के पेरेंट्स अगर तैयारी करा दे 5वीं से तो वो बड़ी सी बड़ी जॉब निकाल सकता है। लेट जॉब इसलिए नहीं लगती कि बच्चे की ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाती है तब जाके वो जॉब की तैयारी करता है। फिर वो एक ऐसा टाइम आता है कि पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता है, या फिर बहुत विल पावर लगानी पड़ती है। अभी बच्चा, तो अगर आप लोग अभी से तैयारी करोगे ना बड़ी आसानी से जॉब लग जाएगी। कितना भी फेल हो गए, कितना भी अटैम्प्ट, फेलियर से डरना नहीं है, क्योंकि फेलियर आपको सबक सिखाती। आप कोशिश नहीं करोगे, आपको कोई दुख नहीं होगा, आपको कोई गिलानी नहीं होगी। लेकिन जब आप मेहनत करोगे और आप असफल हो गए तो आपके अंदर एक अपने से एक अंदर से एक ऐसी आग निकल के आएगी, यार हम फेल हो गए, हमने इतनी मेहनत की, फिर तुम दूसरी और करोगे। ऑटोमेटिक माइंड जाता है आपका, और आप एक दिन जॉब निकाल लोगे, ये गारंटी है हमारी 100%। तो बड़े आसानी से जॉब, हाँ टफ तो है, कंपटीशन तो है ही है और कंपटीशन होना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है कंपटीशन होना। बस दिक्कत ये है कि थोड़ा ज़्यादा है, अब एक समय बहुत कम था। तो आप लोग अभी से अगर लग जाओगे ना तो आपको जॉब लग जाएगी। लेकिन जॉब लगने का मतलब ये नहीं कि आप खेलें नहीं, कूदें नहीं, या फिर अपनी जो नेचुरल लाइफ है उसको ना जिए, वो भी करें।
और एग्जाम्पल लिख सकते हैं।